हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्नातक। मैं हूं सचिन। आज मैं आप सभी को हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1700 से 1857 जो आपका सब्जेक्ट है हिंदी मीडियम में, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो शॉर्ट नोट्स बनते हैं, यानी कि आपके पेपर में शॉर्ट नोट्स का भी क्वेश्चन आता है। सेमेस्टर 5 के लिए ये वीडियो है। फ्री पीडीएफ नोट्स भी आपको दे दिए जाएंगे। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, @एकलव्य स्नातक 1 नाम से है। और जो पीडीएफ है यहाँ पे आपको सारी मिल जाएंगी। सारे के सारे जो वीडियोस के लिंक हैं वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। एकलव्य स्टडी पॉइंट नाम से हमारा यूज़र नेम है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो शॉर्ट नोट्स आपके बन सकते हैं वो मैं अब आपको बता देता हूँ क्या क्या है। उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए कि इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैंने एक लॉन्ग वीडियो बना रखी है, हिंदी मीडियम की भी एक लॉन्ग वीडियो बना रखी है। तो आप ज़रूर इन वीडियोस को देख लेना। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप इन वीडियोस से पढ़ सकते हो, ठीक है। और चलिए आज की वीडियो को आगे बढ़ाया जाए। तो सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पे हमारा, महालवाड़ी व्यवस्था से आप क्या समझते हो। तो महालवाड़ी व्यवस्था एक तरीके का कर लेने का एक सिस्टम था। होता क्या था कि जो ब्रिटिशों का शासन था जब हमारे देश में, तो जो उत्तर पश्चिम क्षेत्र था हमारे भारत का, ये वाला पंजाब यूपी साइड का, तो जो लगान लगाने का एक सिस्टम होता था, जो पैसे लिए जाते थे, उसको महालवाड़ी सिस्टम कहा जाता था। अब ये महाल शब्द का मतलब क्या होता है? महाल का मतलब होता है गांव या फिर गांव का समूह, यानी कि एक विलेज या ग्रुप ऑफ विलेजेस, ठीक है। अब इस व्यवस्था में होता क्या था भाई, जो पूरा गांव है जिसको महाल कहा जाता था, उसकी जमीन पर एक साथ लगान तय किया जाता था। मान लो पूरा गांव है तो उसका एक ही लगान होगा। तो गांव के सभी किसान और लोग जो भी होते थे मिलकर अंग्रेजों की सरकार को लगान चुकाने के लिए जिम्मेदार होते थे, ठीक है। सिंपल सा ये है। और सरल शब्दों में इस प्रणाली में व्यक्ति नहीं बल्कि पूरा गांव मिलकर सरकार को टैक्स देता था। 1833 में ये सिस्टम शुरू हुआ था। सबसे पहले हॉल्ट मैकेंजी ने इसको लागू किया, बाद में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इसमें थोड़े सुधार करे, और ये व्यवस्था आज उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, इन सारी जगहों पे ये व्यवस्था लागू है। आप जिसको आप देख सकते हो, ठीक है। इन सब जगहों पर आपको देखने को मिल जाएगा कि भाई ये अंग्रेजों ने ये एक्सपेरिमेंट अपना जो था वो इन इन जगहों पर किया गया था, ठीक है भाई। अब अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ें तो ये सारा का सारा जो सिस्टम होता था ये सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज ही करते थे, ठीक है। अंग्रेजों के टाइम पे ही होता था, उन्हीं के दौरान। तो इसमें होता क्या था, गांव को एक पूरी इकाई माना जाता था। पूरा जो महल होता था वो ही पूरी एक इकाई माना जाता था। मान लो कि किसी एक इंडिविजुअल से नहीं बल्कि पूरे गांव को ही एक यूनिट मानकर वहां से जो टैक्स है वो लिया जाता रहा था, और लगान पूरे गांव के लिए तय किया जाता था। सामूहिक जिम्मेदारी होती थी भाई, पूरे गांव का समुदाय मिलकर जो है वो टैक्स को देता था, पे करता था। गांव के मुखिया को लंबरदार कहा जाता था, जो किसानों से टैक्स लेके इकट्ठा करता था, पूरे गांव के किसानों से। यानी कि इस व्यवस्था में गांव मिलकर लगान देता था और लंबरदार उसकी वसूली करता था। लंबरदार पहुंचता था लगान लेने। अब जो गांव का मुखिया होता था लंबरदार, उसकी क्या भूमिका है? लंबरदार एक तरीके से एक बिचौलिया होता था गांव वालों का और ब्रिटिश सरकार का। वो लगान इकट्ठा करता था, सरकार के खजाने में जमा करने के लिए जिम्मेदार होता था। समय समय पर लगान बदला जाता था। भाई जो लगान होता है उसको हर 20 से 30 साल बाद दोबारा से तय किया जाता था। अगर जमीन की उपज बढ़ जाती है मान लो, तो दोबारा से वो सरकार उसको रिवाइज करके थोड़ा बदल कर और ज़्यादा टैक्स भी ले सकती थी। फिर पूरी जमीन का बहुत डिटेल में सर्वे किया जाता था, जमीन को नापा जाता था, उसको बांटा जाता था। भाई ये ऐसी प्रकार की जमीन है, ये ऐसी जमीन है, ठीक है। मिट्टी की जैसी क्वालिटी होती थी, फसल का प्रकार क्या है, सिंचाई कितनी है, वहाँ सुविधा है या नहीं है, ये सब देखकर उसके बाद टैक्स लिया जाता था। तो पूरी जांच पड़ताल करने के बाद में ही लगान को तय किया जाता था। समय समय पर उसको बढ़ाया जाता था। अब मैं आपको बताऊंगा मालवाड़ी व्यवस्था कैसे काम करती है। तो भाई सबसे पहले गांव की जमीन का सर्वे होता था। उसके बाद पूरे गांव की जो टोटल जो उपज होती थी, जितने प्रोडक्शन हुआ है, उसको आंका जाता था। फिर सरकार अपना हिस्सा तय करती थी कितना रखेगी। अक्सर लगभग 50% तक का हिस्सा भी सरकार कभी कभी अपने पास रख लिया करती थी। जो लंबरदार होते थे वो किसानों से लगान इकट्ठा करने चले जाते थे, और जो इकट्ठा किया गया लगान होता था वो सीधा ब्रिटिश सरकार को जमा कर दिया जाता था। यानी कि पहले जमीन और फसल की जांच होती थी, फिर लगान तय होता था, और अंत में जो लंबरदार है वो पैसा पहुंचा देता था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में स्वदेशी शिक्षा प्रणाली। अगर ये आपका शॉर्ट नोट आता है तो आप इसमें क्या लिखोगे?
तो देखो ये हमारा शिक्षा का तरीका रहा है, गुरुकुल सिस्टम, मौखिक शिक्षा, गुरु परंपरा, ये हमारे भारत का कल्चर है। हमारे यहाँ पे पहले किताबों से नहीं पढ़ाया जाता था, ओरल पढ़ाया जाता था, मौखिक शिक्षा चलती थी, प्रैक्टिकल व्यावहारिक शिक्षा होती थी, जो सिखाया जाता था वो काम में भी आता था। तो भारत में स्वदेशी शिक्षा प्रणाली का मतलब है जो हमारी पारंपरिक ट्रेडिशनल शिक्षा की व्यवस्था थी यहाँ पे, जो ब्रिटेन के शासन से बहुत पहले से चली आ रही थी और उसके लगातार उसके दौरान भी चल रही थी कुछ कुछ जगहों पे। तो हमारे यहाँ पे स्वाभाविक रूप से हमने ये चीज़ें सीखी थी, सरकार इसको कंट्रोल नहीं करती थी। शिक्षा का संबंध होता था आपका धर्म, आपका पेशा और आपका दैनिक जीवन, जैसा आप काम करते हो उसी से रिलेटेड आपको शिक्षा दी जाती थी, जो आपको काम भी आए आगे। तो ये प्रणाली ब्रिटिशों के आने से बहुत पहले ही मौजूद थी। ये नहीं है अंग्रेजों ने आया है, मतलब अंग्रेज आए हैं तो उन्होंने हमें पढ़ना सिखाया है, जबकि हम यहाँ पे पहले से ही पढ़ लिख रहे थे, हमारे यहाँ शिक्षा व्यवस्था थी। तो सरल शब्दों में स्वदेशी शिक्षा वह शिक्षा है जो समाज और जीवन से जुड़ी हुई थी, ना कि सरकारी नियमों पर आधारित थी। ठीक है भाई। तो उस समय लगभग हर गांव में एक स्कूल हुआ करता था। शिक्षा शहरों में, मंदिरों में, मस्जिदों में और घरों में भी दी जाती थी। जैसे विलियम एडम द्वारा जब सर्वे किया गया तो ये पुष्टि हुई कि बंगाल और बिहार के गांवों में स्कूल बहुत ज़्यादा थे। तो शिक्षा तो भाई सभी को समान रूप से नहीं मिल पाती थी, लेकिन फिर भी व्यापक रूप से स्कूल वगैरह थे। सरल शब्दों में भले ही सभी लोग पढ़ नहीं पाते थे, लेकिन फिर भी स्वदेशी शिक्षा थी भारत के अंदर, जो हमारे यहीं की शिक्षा थी। अब एक होती थी पाठशाला, जिसको आप कह सकते हो गांव के स्कूल। तो ये स्कूल मुख्य रूप से हिंदू समुदायों में पाए जाते थे। हिंदू लोग पाठशाला में जाते थे। प्राथमिक शिक्षा पाठशाला में दी जाती थी। कक्षा लगती थी पेड़ों के नीचे, बरामदों में, मंदिरों में। ठीक है। और कोई पक्की इमारत वगैरह नहीं होती थी। यहाँ पे पढ़ना लिखाना सिखाया जाता था, गणित का सिस्टम सिखाया जाता था, हिसाब किताब कैसे रखना है व्यापार के समय में वो सब सिखाया जाता था। तो सरल शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं तो पाठशालाएं गांव स्तर पर चलने वाले स्कूल होते थे, जहां बच्चों को जीवन से जुड़ी हुई कुछ ऐसी शिक्षा दी जाती थी जो बहुत बुनियादी शिक्षा है। फिर है मदरसे। अब मदरसे क्या है, ये मस्जिदों से जुड़े होते हैं, ये भी एक स्कूल है इनके, मुस्लिमों के। यहाँ पे धार्मिक और सांसारिक शिक्षा वो देते थे अपनी। यहाँ अरबी फारसी में भाषा में वो पढ़ाते थे। कुरान, हदीस और इस्लामिक कानून वहाँ पे पढ़ाया जाता था। कुछ मदरसों में गणित, खगोल विज्ञान भी पढ़ाया जाता था। तो सरल शब्दों में बताऊं तो मदरसे एक शिक्षा का केंद्र थे, जहाँ इस्लाम धर्म का ज्ञान दिया जाता था और कुछ विषय भी सिखाए जाते थे। फिर आता है टोल और गुरुकुल। ये उच्च शिक्षा के केंद्र थे। ये बंगाल में ज़्यादा चलते थे जो टोल हैं, और जो गुरुकुल होते थे वो अपने नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा होते थे। तो यहाँ पे आपको संस्कृत व्याकरण सिखाया जाता था, दर्शन और तर्क शास्त्र है ना, कैसे आपको तर्क वितर्क करना है, फिलॉसफी कैसे होती है, खगोल विज्ञान, चिकित्सा, मेडिसिन है ना, गणित, ये सब आपको गुरुकुल में सिखाया जाता था जब आप हायर लेवल पे जाते थे। तो इन शिक्षा संस्थानों से विद्वान, पुजारी, बड़े बड़े प्रशासक तैयार होते थे, जो आगे चल के मतलब आप मान के चलो अच्छे ज्ञान रखने वाले लोग यहीं से निकले हैं। तो शिक्षा का माध्यम और भाषा क्या था, तो देखो भाई हिंदी माध्यम था, संस्कृत माध्यम, फारसी, अरबी, उर्दू। ठीक है। ब्रिटिश जब तक नहीं आए थे, अंग्रेजी में यहाँ कुछ नहीं चलता था, स्थानीय भाषाओं का उपयोग होता था, तो शिक्षा को समझना भी आसान था। भाई अपनी मदर टंग में अगर कोई समझेगा ना तो उसको समझ में जल्दी आएगा। तो सरल शब्दों में उस समय शिक्षा लोगों को अपनी ही भाषा में उनकी दी जाती थी, जिससे सीखना आसान हो जाए। शिक्षण विधि कैसी थी, देखो स्वदेशी शिक्षा होती थी ना, बहुत सरल विधि होती थी, मौखिक रूप से आपको पढ़ा दिया जाता था। रटना, बार बार दोहराना, ये सिखाया जाता था। करके सीखना बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट था, चलता था कि आप पहले करके दिखाओ उस चीज़ को और फिर वो बच्चा उससे सीखेगा। छपी हुई पाठ्य पुस्तकें नहीं होती थी, यानी कि कोई प्रिंटेड बुक्स वगैरह का कॉन्सेप्ट नहीं होता था। विद्यार्थी अपनी क्षमता और अपनी गति के अनुसार ही आगे बढ़ता था। जो विद्यार्थी जितना सीख सकता है, जितनी उसमें क्षमता होगी ना, उतना ही वो विद्यार्थी सीख पाता था और आगे बढ़ता था। स्कूल का कोई समय नहीं होता था और समय कृषि के मौसम के अनुसार बदला जाता था। अगर कृषि का टाइम आ गया, भाई बिजी हो खेत में, तो थोड़ा स्कूल का टाइम आगे पीछे हो जाता था। जो शिक्षक होते थे उनको गुरु, पंडित या मौलवी जी कहा जाता था। सरल शब्दों में शिक्षा जो थी वो जीवन से जुड़ी हुई थी और लचीली थी। अगला प्रश्न है हमारा, ठीक है, ये हमने देख लिया। अब रैयतवाड़ी व्यवस्था के ऊपर हमारा अगला प्रश्न है। रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या थी भाई, तो मैंने आपको एक चीज दिखाई थी पीछे, मैं आपको दोबारा से एक बार दिखाना चाहूंगा। देखो आप इस मैप को ध्यान से। सो ये बॉम्बे और मद्रास का जो एरिया है, डेक्कन का, दक्कन का, यहाँ पे लिखा है रैयतवाड़ी सिस्टम।
तो बेसिकली जो हमारे भारत का थोड़ा मिडल से सेंट्रल से नीचे की तरफ आप दक्कन के एरिया में जब आप जाते हो तो वहाँ बॉम्बे पड़ता है, मद्रास पड़ता है, थोड़ा सा नीचे और आओगे तो ठीक है, मद्रास तक ये व्यवस्था चलती थी। रैयतवाड़ी, अब रैयत का मतलब होता है किसान, तो किसान क्या यहाँ पे इस सिस्टम में होगा आप इसको समझो। सो बेसिकली इसमें जो लगान है वो सीधा किसान से वसूला जाएगा, ना तो बीच में कोई लंबरदार होगा ना बीच में कोई जमींदार होगा, सीधा टैक्स लिया जाएगा किसान से। रैयत शब्द का मतलब ही किसान होता है या खेती करने वाला व्यक्ति। सो अब यहाँ पे होता क्या है, जमींदार जो बिचौलिया है, मध्यस्थ वगैरह जो होते थे पहले, वो सिस्टम खत्म करवा दिया था, अब नहीं होगा। किसान ही जमीन का मालिक है, किसान को लगान सीधे ब्रिटिश सरकार को देना है। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था में किसान और सरकार के बीच एक सीधा संबंध था, किसान खुद जिम्मेदार था। रैयतवाड़ी व्यवस्था 18वीं सदी के अंत में शुरू की गई थी और इस प्रणाली को मुख्य रूप से थॉमस मुनरो जी ने बनाया था, ठीक है, ये पूरा सिस्टम जो था टैक्स का। और इसमें बदरास, बॉम्बे, बेरार, असम, ये कुछ दक्षिण भारत के हिस्से, यहाँ पे इसको लागू किया गया था। और भाई ये व्यवस्था भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान चलाई जाती थी। सो बेसिकली एक ऐसी व्यवस्था, सरल शब्दों में, जहाँ किसान सीधे लागत जो लगानों की लागत है वो देगा, कोई भी जमींदार वगैरह नहीं होगा। और इसको मद्रास प्रेसिडेंसी में, बॉम्बे प्रेसिडेंसी में बेसिकली जगहें हैं जहाँ जहाँ पे ब्रिटिशर्स थे, मध्य भारत का कुछ हिस्सा और असम का कुछ हिस्सा, यहाँ पे ये व्यवस्था को लागू किया गया था। मुख्य रूप से दक्षिणी और पश्चिमी भारत में ये व्यवस्था थोड़ी सी ज़्यादा चला करती थी। तो सरल शब्दों में रैयतवाड़ी व्यवस्था उन क्षेत्रों में लागू हुई जहाँ किसान सीधे सरकार को लगान देते थे और जमींदारों का रोल नहीं होता था। तो रैयत से सीधा समझौता किया जाता था, सरकार हर किसान से सीधा लगान तय करती थी, बीच में जमींदार या गांव का सामूहिक व्यवस्था जैसे महाल सिस्टम था वो नहीं होता था। और रैयत को ही जमीन का मालिक माना गया, वो जमीन को बेच सकते थे, वो अपनी जमीन को गिरवी रख सकते थे या किसी को दे सकते थे। लेकिन ये जो स्वामित्व था, यानी कि जो मालिकाना हक था, ये नियमित रूप से लगान चुकाने पर निर्भर करता था। अगर आप लगान चुका रहे हो तब तक आप मालिक हो, अगर आप लगान नहीं चुकाओगे तब तो आपकी जो जमीन है वो नीलाम हो जाएगी, उसको फिर आप नहीं बचा पाओगे। अधिक लगान की मांग, रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या होता था, जमीन का जो लगान था वो बहुत ज़्यादा लिया जाता था और कई क्षेत्रों में तो लगभग 50% तक जो उपज होती थी वो ले ली जाती थी। और कभी कभी तो नगद में ही अनिवार्य होता था, कभी तो भाई अनाज जो उगा रहे हो वो तो रख ही लेंगे वो, और पैसे अलग लेंगे कंपलसरी। समय समय पर लगान का निर्धारण किया जाता था, तो हर 20 से 30 सालों में दोबारा इसको रिवाइज किया जाता था, लगान को बढ़ाया जाता था। अगर मिट्टी की गुणवत्ता अच्छी हो गई, सिंचाई सुविधा अच्छी हो गई, फसल का प्रकार अगर अच्छा है, कमर्शियल क्रॉप है, तो बिल्कुल भाई लगान बढ़ा दिया जाता था। और ज़मीन का सर्वे होता था, ज़मीन को नापा तोला जाता था बहुत अच्छे से, सॉरी तोला नहीं, नापा जाता था बहुत अच्छे से। मिट्टी को उपजाऊ, मध्यम और कमज़ोर 3 कैटेगरी में बांटा जाता था कि एक मिट्टी है जो उपजाऊ है, एक मिट्टी है जो कमज़ोर है, एक मिट्टी है जो मीडियम है। तो जैसी मिट्टी है वैसा फिर वहाँ पे टैक्स लगाया जाता था। तो ये क्या होता था, स्टेप बाय स्टेप, सबसे पहले सर्वे, उसके बाद उसकी गुणवत्ता की जांच, फिर उसकी क्लासिफिकेशन यानी कि उसको वर्गीकरण करना, फिर उसका उपज का अनुमान लगाया जाता है कितनी इसकी उपज होती है, फिर हर किसान के लिए अलग अलग लगान तय होता था। सीधा सरकारी अधिकारी आता था, जमा करके वो अपना वो करता था और चला जाता था, ठीक है, जांच पड़ताल के बाद। चलिए भाई अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा कृषि का व्यावसायीकरण। तो इसको ध्यान से समझते हैं। कृषि का व्यावसायीकरण यानी कि ऐसी चीज़ों की आप खेती कर रहे हो जहां आप उसका फिर व्यवसाय करने वाले हो, आप उसको यूज़ करोगे व्यवसाय के लिए। देखो भाई, कृषि का व्यावसायीकरण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जहां किसान अपनी ज़रूरतों के लिए खेती करने के बजाय बाजार में बेचने के लिए फसल उगाने लगता है। यानी कि यहाँ पे जो किसान होगा ना, वो अपनी ज़रूरत के लिए नहीं उगा रहा, वो फिर उगाएगा बाजार में उसको सेल करने के लिए। एक तो होता है कि भाई आत्मनिर्भर खेती, आप अपने लिए उगा रहे हो, अब आप जा रहे हो बाजार आधारित खेती की तरफ, यानी कि आप बेचने के लिए उगा रहे हो। तो फसलें नगद कमाने और ब्रिटिश मांगों को पूरा करने के लिए उगाई जाने लगी कि पैसा कमाना है तो ये फसल उगाओ, और अंग्रेजों का फ़ायदा करवाना है, उनकी डिमांड है तो ये वाला आपको उगाना पड़ेगा जो फसल है। तो ये प्रक्रिया भारत में ब्रिटेन का जब शासन आया, ब्रिटिश का, उसके बाद बहुत तेज़ी से उन्होंने ये सब किया। तो कृषि का व्यवसायीकरण यानी कि खेती को जीवन यापन से हटाकर व्यापार से जोड़ देना। पहले किसान मुख्य रूप से क्या उगाता था, मोटे अनाज, गेहूं, चावल, है ना, यही सब उगाया यही सब उगाया जाता था। और क्या उगाएगा किसान, तो
अब जब अंग्रेज आए, इन्होंने क्या बोला कि भाई देखो, पहले तो आप सिर्फ अपने लिए उगा रहे हो, लोकल यूजेज के लिए, व्यापार ज़्यादा आप कर नहीं रहे हो, और गांव थे आत्मनिर्भर, अपने लिए ही उगाते थे, अपने लिए ही खाते थे। तो ये अंग्रेजों के आने से पहले का सिस्टम था जो मैंने आपको बताया। अब इसका शुरुआत क्या हुआ, देखो ध्यान से समझो। 18वीं सदी के अंत में ये चीज़ें फिर व्यावसायिक होने लगी। 19वीं सदी में और तेज हो गई। सीधा संबंध था ब्रिटिशों का आर्थिक हित, वो अपना आर्थिक फायदा करवाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने वो सब फसलें उगवाई। ब्रिटिश सरकार ने भाई भारतीय कृषि को ब्रिटिश उद्योगों और बाजारों की जरूरतों के अनुसार ढाल दिया। जैसी डिमांड आती थी वैसी फसलें यहाँ पे उगने लगी। तो इस तरीके से फायदा किसका होता था, अंग्रेजों का। कृषि के व्यावसायीकरण का कारण क्या था, भाई देखो सबसे पहली चीज तो जो अंग्रेजों का लगान था वो बहुत ज्यादा था। जमींदारी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था, माहलवाड़ी व्यवस्था, ये लगान में क्या होता था, नगद में आपको लगान देना पड़ता था, कैश वो आपसे पैसा लेने आ जाता था अधिकारी। सो नगद जुटाने के लिए किसानों को भाई नगदी फसलें ही तो उगानी पड़ेंगी ना। आप अपने लिए उगाते रहोगे खाने पीने की फसल, तो आप उसका वो नगद कहाँ से दोगे जो कल को आपसे अधिकारी लेने आएगा। फिर है ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति। तो ब्रिटेन के कारखानों को कच्चे माल की जरूरत थी, ठीक है। जो ब्रिटेन की फैक्ट्रियां थी ना भाई, उनको चाहिए होता था कच्चा माल मिल जाए और हम चीजें बना बनाकर भारत में बेचेंगे। तो भारत बन गया कच्चे माल का आपूर्तिकर्ता, यहाँ से सप्लाई होगी। सो यहाँ पे फिर कपास उगने लगा कपड़े के उद्योग के लिए, नील उगाने जाने लगे भाई, और इंडिगो जिसको कहते हैं, जो रंगाई के काम में काम आएगा, जूट, चाय, कॉफ़ी। सरल शब्दों में भाई आपको कैश देना था, एक ये कारण था। और ये सारा बाजार का पूरा फोकस था पैसा कमाने का, इसीलिए ये व्यवसायीकरण हो रहा था। परिवहन संचार की बात करूं, रेलवे, सड़क और बंदरगाहों का विकास किया अंग्रेजों ने, जिससे कि कृषि उत्पादों का निर्यात आसान हो। एक गांव के क्षेत्र में खेती हो रही है तो फटाफट रेलवे लाइन बिछा दो, सारा का सारा फसल उगा के ले जाओ, ठीक है, बंदरगाह तक। और भारतीय गांवों को उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से जोड़ दिया, परिवहन व्यवस्था को उन्होंने अच्छा कर दिया। आपको क्या लगता है, जो उन्होंने रेलवे सिस्टम बनाया था वो हमारे लिए बनाया था? भाई उन्होंने वो सिस्टम बनाया था अपने फायदे के लिए। यूरोपीय बागान मालिक और व्यापारियों की क्या भूमिका है, इसको समझिए। तो ब्रिटिश यूरोपीय बागान मालिकों ने क्या करा, बागानी फसलों को बढ़ावा दिया, ठीक है, चाय वगैरह। तो किसानों को बोला नील उगाओ, मजबूर किया गया। व्यापारिक कंपनियां डिसाइड करती थी क्या उगाना है। ईस्ट इंडिया कंपनी बताती थी आके ये उगाओ ये मत उगाओ, सोचो अपने ही खेतों में, अपनी इच्छा से आप नहीं उगा सकते, जो व्यापारी आदेश देंगे आपको वही उगाना पड़ेगा। अब बेसिकली कपास उगाया जा रहा था बम्बई दक्कन में, मध्य भारत में। नील उगाया जाता था आपका बंगाल बिहार में। चाय उगाई जाती थी असम दार्जिलिंग में। कॉफ़ी उगाई जाती थी दक्षिण भारत में। जूट बंगाल में। तो सरल शब्दों में अगर कहूँ तो भारत के अलग अलग क्षेत्रों में जो है नगदी फसलें उगाई जाती थी, जो मुख्य रूप से बेसिकली जो ब्रिटेन की फैक्ट्रियां हैं और जो उनके बाजार हैं उन्हीं के लिए वो उगाई जा रही थी। नील की खेती एक प्रमुख उदाहरण। तो किसानों को भाई खाद्यान्न फसल यानी कि अनाज चावल छोड़कर नील उगाने के लिए मजबूर किया गया। नील की खेती से भाई जो मिट्टी की जो उपजाऊपन होता है ना वो ख़त्म हो जाता है। तो किसानों को नील के बदले पैसा भी बहुत कम मिलता था। इसी के कारण 1859 से 1860 तक नील विद्रोह भी हुआ था। इस विद्रोह में यही विरोध किया गया था, जो शोषण हो रहा है ना हमारे किसानों का, अंग्रेज लोग कर रहे हैं जो शोषण, वो बताया गया था। तो सरल शब्दों में नील की खेती ने किसानों को गरीबी में, कर्ज में और अन्याय में धकेल दिया, जिसके खिलाफ किसानों ने अपनी आवाज़ उठाई। भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, तो देखो भाई निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था का विकास हुआ। अब हम ज़्यादातर एक्सपोर्ट कर रहे हैं चीज़ें, अपना कच्चा माल हमारा बाहर जा रहा है। और खेती का उद्देश्य होता था देश की जरूरत के लिए खेती नहीं करनी होती थी, ठीक है। ठीक है, तो विदेश में माल भेजना है इसीलिए खेती की जाती थी, यही खेती का उद्देश्य रह गया था। गांव की आत्मनिर्भरता नष्ट हो गई, अब लोग भाई बाजार पर निर्भर हो गए। जो एक टाइम पे अनाज वगैरह हम खुद उगाया करते थे, अब उसके लिए भी हमें सोचना पड़ रहा है। गांव में गरीबी बढ़ गई क्योंकि किसानों का लगान ज़्यादा था, कर्ज ज़्यादा था और आय कम थी। तो खेती पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण बहुत ज़्यादा हो गया था। देश के अंदर विकास बहुत ही ज़्यादा असमान था। कुछ क्षेत्र और फसलें तो बढ़ गई जबकि कई इलाके पीछे रह गए। तो सिंपल भाषा में अगर आपको बताऊं तो कृषि का व्यवसायीकरण हुआ ना, तो फायदा सारा अंग्रेजों को हुआ था, भारतीय किसान और गांवों के ऊपर बहुत नुकसान हुआ। अगला प्रश्न है हमारा मैसूर युद्ध, एंग्लो मैसूर युद्ध, यानी कि अंग्रेजों का आंग्ल मैसूर
अंग्रेजों का जो लड़ाई जो झगड़ा हुआ मैसूर के साथ, वो इसमें हमें समझना है। सो एक 4 युद्धों की श्रृंखला थी। इसके अंदर टोटल 4 लड़ाइयाँ लड़ी गई थी 1767 से लेकर 1799 के बीच, मैसूर राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। 18वीं सदी में मैसूर राज्य भारत के सबसे शक्तिशाली राज्यों में से एक था, और ये युद्ध जो हुआ था मुख्य रूप से क्षेत्रीय विस्तार के लिए किया गया था कि हर कोई अपना अपना टेरिटरी बढ़ाना चाहता था, राजनीतिक रूप से पकड़ बनाना चाहता था। तो मैसूर का नेतृत्व पहले हैदर अली कर रहे थे, बाद में उनके बेटे टीपू सुल्तान मैसूर का नेतृत्व करते थे। सरल शब्दों में ये युद्ध मैसूर की स्वतंत्र शक्ति और ब्रिटिशों की विस्तारवादी नीति के बीच एक टकराव था। मैसूर चाहता था आज़ाद रहना, अंग्रेज चाहते थे उसको कब्जे में लेना। तो इसके मेन कारण समझते हैं अब हम। सबसे पहले अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दक्षिण भारत में अपना राजनीतिक नियंत्रण बढ़ाना चाहती थी। तो मैसूर जो है वो ब्रिटिश विस्तार के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा बनकर खड़ा था एकदम, ठीक है। अंग्रेजों को लग रहा था ये एरिया जीत लिया तो समझ लो हमारे लिए बहुत रास्ते खुल जाएंगे। मैसूर क्यों जरूरी था भाई? क्योंकि मैसूर के पास मजबूत सेना थी, उनकी अर्थव्यवस्था अच्छी थी, उनका व्यापार मार्गों पर अच्छा कंट्रोल था मैसूर वालों का। इनकी भौगोलिक स्थिति भी मद्रास में स्थित ब्रिटिश क्षेत्रों के लिए खतरा पैदा करती थी, बीच में पड़ता था। तो सरल शब्दों में मैसूर बहुत शक्तिशाली था, उसकी जो लोकेशन है, उसकी जो स्थिति है, उससे ब्रिटिश के ऊपर बहुत असर पड़ा। इसी वजह से वो चाहते थे मैसूर हमारे पास आ जाए। मैसूर के शासकों की ब्रिटिश विरोधी नीतियां। हैदर अली और उनके बेटे टीपू सुल्तान खुले रूप से अंग्रेजों के अगेंस्ट में थे, अंग्रेजों के विरोधी थे वो, ठीक है भाई। तो टीपू सुल्तान ने अपनी सेना को थोड़ा आधुनिक करने की कोशिश करी। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विदेशी शक्तियों से मित्रता करने का भी प्रयास किया, यानी कि उन्होंने भाई पूरी कोशिश करी, अगर जहां जरूरत पड़ेगी तो विदेशी शक्तियों से भी गठबंधन करेंगे अंग्रेजों के खिलाफ। सरल शब्दों में मैसूर के जो शासक थे वो ब्रिटेन के नियंत्रण को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करना चाहते थे। फिर क्या हुआ? ब्रिटिशों की भारतीय शक्तियों से संधियां। तो ब्रिटिशों ने क्या करा भाई, हैदराबाद का निजाम और मराठाओं से एक गठबंधन करवा लिया, और इन्हीं संधियों के कारण मैसूर राजनीतिक रूप से अकेला पड़ गया अब। तो अंग्रेजों ने भी अलग अलग भारतीय शासकों को अपने साथ ले लिया और मैसूर को चारों ओर से घेर लिया, और इसी तरीके से एक सिचुएशन बन गई आंग्ल मैसूर युद्ध की। तो ये तो थे कारण। अब आपको पृष्ठभूमि समझ आ गई। अब आप समझो 18वीं सदी के बीच तक आते आते मैसूर था बहुत शक्तिशाली राज्य, उसका नेतृत्व कर रहे थे हैदर अली। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में तो अपना प्रभाव कर ही लिया था, और वो धीरे धीरे मैसूर के भी अंदरूनी मामलों में दखल देना शुरू कर दिया था। दक्षिण भारत की सीमाओं को लेकर भी लगातार विवाद चल रहा था। तो अंग्रेजों ने क्या करा, मैसूर के स्थानीय विरोधियों से गठबंधन कर लिया। जो जो मैसूर के विरोध में थे उसको अंग्रेजों ने अपने साइड ले लिया। सो तनाव और बढ़ गया इससे। सरल शब्दों में ब्रिटिशों ने हस्तक्षेप किया, गठबंधन बनाया, तो मैसूर के साथ एक टकराव की स्थिति आ गई। युद्ध की प्रक्रिया कैसी हुई? ब्रिटिश सेना ने हैदर अली की सैन्य क्षमता को कम आंका, उन्होंने सोचा कुछ नहीं होगा, लेकिन हैदर अली ने तेज और प्रभावी सैन्य अभियान चलाए और कंपनी की सेनाओं को हरा दिया। वो हल्के में ले रहे थे। उनकी सेना मद्रास के करीब तक पहुंच गई, जिससे अंग्रेजों को घबराहट हो गई। तो अचानक इतनी ज़्यादा बढ़त होने के कारण ब्रिटिशों ने क्या करा, समझौता करने के लिए वो मजबूर हो गए। तो हैदर अली ने बहुत तेज कार्रवाई करी और वो जीत गए। फिर बातचीत का मामला शुरू हुआ। फिर मद्रास की संधि हुई। युद्ध के दौरान जितने जीते गए क्षेत्र थे उनके मूल शासकों को वापस कर दिए गए। दोनों पक्षों में यही सहमति हुई कि बाहरी हमले की स्थिति में एक दूसरे की सैन्य सहायता करेंगे, यानी कि भाई संधि कर ली दोनों ने। तो यह युद्ध किसी भी एक पक्ष की निर्णायक जीत साबित नहीं हुआ, मतलब एक संधि हो गई। तो हैदर अली की जो सैन्य प्रतिष्ठा थी वो बढ़ गई भाई अंग्रेजों को हरा के, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस कमजोर पड़ गया कि यार ये क्या हो गया, सीन हो गया। तो बाद में अंग्रेजों ने क्या करा, इस संधि को खुद तोड़ दिया, जिससे फिर दोबारा एक और युद्ध की नींव बन गई। यानी कि सरल शब्दों में मद्रास की संधि ने एक टेम्परेरी शांति तो लाई, लेकिन अंग्रेजों की वायदा खिलाफी दिख गई दोबारा से। फिर आता है दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784। तो हुआ क्या, जब मैसूर पर मराठाओं ने हमला किया तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या करा, हैदर अली की मदद नहीं की। यानी कि जब मराठाओं का हमला हुआ, जबकि इन्होंने कहा था कोई भी भारी हमला होगा तो हम मदद करेंगे, तो मद्रास की संधि को तोड़ दिया। तो भारत में क्या हुआ फिर, फ्रांसीसी बस्तियों पर अंग्रेजों के कब्जे से मैसूर नाराज हो गया। कुछ फ्रांसीसी बस्तियां थी वहाँ अंग्रेज कब्जा कर रहे थे, क्योंकि मैसूर और फ्रांस दोनों आपस में बहुत बड़े दोस्त थे। तो अंग्रेजों ने की वायदा खिलाफी और फ्रांस के वो थे अगेंस्ट में। तो फिर एक और युद्ध का प्लेटफॉर्म बन गया 1780 में।
पोली लूलर के युद्ध में हैदर अली ने अंग्रेजों को फिर से हरा दिया। 1782 में हैदर अली की हो गई डेथ। इसके बाद उनके बेटे आते हैं टीपू सुल्तान। ठीक है, आपने नाम सुना होगा। अब ये क्या हुआ, इन्होंने भी युद्ध का नेतृत्व बहुत जोरों शोरों से बहुत अच्छे से किया, नेतृत्व बहुत अच्छा था। फिर हुई मैंगलोर की संधि। दोनों पक्षों ने युद्ध से पहले की सीमाओं को बहाल कर दिया। ठीक है, जो कब्जा था वो छोड़ दिया। जो युद्ध में बंदी बनाए गए थे उनको अदला बदली कर दी, उन्होंने उसके पकड़े थे, उन्होंने उसके पकड़े थे, छोड़ दिए। और ये संधि अंग्रेजों के लिए बहुत अपमानजनक थी, क्योंकि बेइज्जती हो गई दोबारा। क्यों भाई, इसमें मैसूर को बराबरी के स्तर पर स्वीकार किया गया। सरल शब्दों में इस युद्ध ने साबित कर दिया कि मैसूर अंग्रेजों के सामने कमजोर नहीं है और टीपू सुल्तान एक बहुत तगड़ा नेता है, बहुत तगड़ा एक राजा है। इस युद्ध के बाद मैसूर एक प्रमुख भारतीय शक्ति के रूप में उभर कर आ रहा है भाई हमारे सामने। टीपू सुल्तान के प्रति अंग्रेजों की शत्रुता और बढ़ गई और ज़्यादा वही दुश्मनी हो गई। इसके बाद अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को और मैसूर के राज्य को ही खत्म करने की योजना बनाई। सरल शब्दों में इस युद्ध ने मैसूर की पूरी ताकत तो साबित की, लेकिन साथ ही साथ अंग्रेजों को टीपू सुल्तान का स्थायी दुश्मन बना दिया। उसकी नज़र में हमारा दुश्मन ही अब टीपू सुल्तान है। अंग्रेजों को ये मान लिया गया, अंग्रेजों ने मान लिया। फिर आया तीसरा युद्ध, थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध, 1790 से 1792। तो भाई टीपू सुल्तान ने त्रावणकोर, बेसिकली ये आपका नीचे साइड केरला साइड, यहाँ पे आक्रमण किया टीपू सुल्तान ने, जो अंग्रेजों का सहयोगी राज्य था। तो भाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सीधा बोला भाई बहाना मिल गया, चलो दोबारा लड़ते हैं चल के, है ना, एक बहाना है, चलो दोबारा लड़ते हैं अब चल के। तो अंग्रेजों ने मैसूर को घेरने के लिए हैदराबाद के निजाम और मराठाओं को साथ एक 3 पक्ष का गठबंधन बनाया। तो टीपू सुल्तान के आक्रमण और अंग्रेजों ने गठबंधन किया तो युद्ध तो भाई होना ही होना था। ठीक है, ब्रिटिश नेतृत्व, इस युद्ध को नेतृत्व कौन दे रहा था, लॉर्ड कॉर्नवालिस, और बहुत अनुभवी थे, कमांडर थे वो। फिर होती है श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में। बहुत दबाव में टीपू सुल्तान को कुछ शर्त कठोर, बहुत कठोर कठोर शर्तें माननी पड़ी। मैसूर का आधा क्षेत्र अंग्रेजों को और उनके सहयोगियों को देना पड़ा। मैसूर पर भारी युद्ध हर्जाना लगाया गया क्षतिपूर्ति के लिए। शर्तों का पालन की गारंटी के लिए टीपू सुल्तान के 2 पुत्रों को बंधक बना लिया गया। अगर इन्होंने ये नहीं माना तो इसके बेटों को हम मार देंगे। सो इस संधि ने मैसूर की शक्ति को बहुत कमजोर कर दिया, हद से ज्यादा। हुआ क्या, इस युद्ध के बाद मैसूर सैन्य और आर्थिक रूप से बहुत पीछे चला गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का दक्षिण भारत में प्रभाव बिल्कुल एकदम बढ़ गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया। टीपू सुल्तान ने भी इस हार को कभी स्वीकार नहीं किया। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ एक निर्णायक संघर्ष की तैयारी फिर शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि भाई देखो, थोड़ा कमज़ोर हो गया हूं पर हार नहीं मानूंगा। ठीक है भाई, हार नहीं मानूंगा। चौथा युद्ध फिर शुरू होता है 1799 में। अब इस युद्ध में क्या होता है चलिए देखते हैं। तो टीपू सुल्तान ने अंग्रेजी शक्ति का मुकाबला करने के लिए फ्रांस से बोला भाई मदद करो। तो अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान पर अपने खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया। तो इसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर को एक स्वतंत्र शक्ति के रूप में समाप्त करने का निर्णय ले लिया। टीपू सुल्तान की फ्रांस से मित्रता की कोशिश अंग्रेजों को भाई मंजूर नहीं थी। अब श्रीरंगपट्टनम की घेराबंदी हो गई। अंग्रेजी सेना मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टनम पर हमला करती है। श्रीरंगपट्टनम की घेराबंदी के दौरान ही टीपू सुल्तान ने किले की रक्षा करते हुए वीरगति प्राप्त करी। उनकी वहीं पे शहादत हो गई। क्या हुआ, मैसूर भाई उनके कब्जे में चला गया। अंग्रेजों ने वाडियार वंश के एक शासक को कठपुतली राजा के रूप में गद्दी पर बिठा दिया और मैसूर ब्रिटिश नियंत्रण के अधीन एक सब्सिडरी स्टेट बन गया, मतलब उन्हीं का ही हिस्सा। तो भाई सरल सी बात यही है कि इस युद्ध के साथ आंग्ल मैसूर संघर्ष खत्म हुआ, टीपू सुल्तान जी की डेथ हुई और ब्रिटिशों का प्रभाव पूरी तरीके से आ गया। टीपू सुल्तान जरूरी क्यों थे भाई, उनको मैसूर का बाघ, टाइगर ऑफ मैसूर कहा जाता था और वे ब्रिटिश साम्राज्यवाद के बहुत कट्टर और साहसी विरोधी थे। तो टीपू सुल्तान उन गिने चुने भारतीय शासकों में से एक थे जिन्होंने अंग्रेजों को खुली चुनौतियां दी थी। तो उन्होंने भाई यूरोपीय ढंग पर एक आधुनिक सेना का निर्माण किया था। अपनी सेना बहुत मॉडर्न की थी। उन्नत सैन्य रॉकेटों का प्रयोग किया जिसका अध्ययन बाद में अंग्रेजों ने भी किया। और प्रशासन और लगान व्यवस्था भी उन्होंने बहुत अच्छी बना रखी थी, जिससे आय, इनकम वगैरह बहुत अच्छी थी व्यवस्था। व्यापार और उद्योग भी बहुत अच्छा था वहाँ का। सरल शब्दों में टीपू सुल्तान एक योद्धा नहीं थे बल्कि दौर की दृष्टि रखने वाले एक अच्छे शासक थे, एक सुधारक थे। अब है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसको आप कह सकते हो विऔद्योगीकरण। ये पेपर में इंग्लिश में भी आ सकता है लिखा हुआ, इसीलिए इंग्लिश में है। सो अब इसका मतलब क्या होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन औद्योगिकरण यानी कि फैक्ट्रियों का लगना, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन विऔद्योगीकरण यानी कि फैक्ट्रियों का बंद होना या एकदम खत्म ही हो जाना। अब होता क्या है देखो,
औद्योगिक अवनति या फिर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है? जब ब्रिटेन का रूल था तो भारत के जो पारंपरिक फैक्ट्रियां थी यहाँ की, जो हमारा हस्तशिल्प था, हैंडीक्राफ्ट था, उसका पतन हो गया। पूरा अंग्रेजों ने उसको खत्म ही कर दिया 1700 से 1857 तक। भारत में पहले क्या होता था, तैयार माल बनता था, यहाँ पे फिनिश्ड गुड्स, यहाँ की फैक्ट्रियों में सामान बनता था। ब्रिटिश काल में भारत बन गया एक सप्लायर कच्चे माल का। साथ ही साथ भारत ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं का एक बाजार बन गया, ब्रिटेन से सामान बन के भारत में बिकने लग रहा है। तो इससे क्या हुआ, कारीगर, बुनकर, शिल्पकार जो बेचारे काम करते थे उनको नुकसान हुआ। संक्षेप में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब है हमारे जो यहाँ की लोकल फैक्ट्रियाँ थी ना, अंग्रेजों ने बंद करवा दी और अपना कच्चा माल उठा लिया इंडिया से सारा और अपने ब्रिटेन में ले गए और वहाँ से बना बना के इधर बेच रहे हैं। तो ब्रिटिशों के आने से पहले भारत दुनिया के बहुत बड़े औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं में से एक था। यहाँ सूती कपड़ा, कॉटन टेक्सटाइल्स, रेशम यानी सिल्क, हस्तशिल्प, धातु का जितना भी काम है सब होता था। भारतीय वस्तुएं यूरोप में, पश्चिम एशिया में, अफ्रीका तक बेची जाती थी और भारतीय हस्तशिल्प की बहुत डिमांड थी। हमारे यहाँ का हैंडीक्राफ्ट पूरे पूरे दुनिया में बिकता था भाई। तो ब्रिटिश शासन से पहले बहुत अच्छी क्वालिटी वाले यहाँ पे भाई मैन्युफैक्चर्ड सामान बिकते थे। अब हुआ क्या, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रक्रिया 18वीं सदी के अंत में शुरू हुई थी। भारत पर जो है ब्रिटिश राजनीतिक नियंत्रण जो है वो स्थापित जब हुआ तो उसके बाद ये प्रक्रिया और तेज हो गई। ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति चल रही थी, वहाँ फैक्ट्रियाँ लगाई जा रही थी, तो धीरे धीरे वो चाहते थे हमारी फैक्ट्रियों का सामान ही इंडिया में बिके, तो उन्होंने इंडिया की फैक्ट्रियाँ बंद करवा दी। भारत के उद्योगों का पतन स्वाभाविक कारणों से नहीं हुआ था, बल्कि अंग्रेजों ने नीतियाँ ही ऐसी बनाई थी कि भारत में कभी फैक्ट्रियाँ चलने ही नहीं देनी ज़्यादा। तो सरल शब्दों में बताऊं तो भारत का जो औद्योगिक पतन पूरा हुआ था वो यूरोप के जो उद्योगों का सॉरी विकास हुआ ना, और ब्रिटेन के लोगों ने जो शोषण किया हमारा, उसी वजह से हमारी फैक्ट्रियां खत्म हो गई। कारण क्या था, भारतीय वस्तुओं पर ब्रिटेन में बहुत ज़्यादा आयात कर लगाया गया कि भाई यहाँ की चीज़ें वहाँ बिकेंगी तो बहुत महंगी होंगी, तो कोई खरीदेगा ही नहीं। और ब्रिटेन की जो वस्तुएं यहाँ पर आती थी वो बिना करके ही यहाँ पर ले आते थे, सोचो यहाँ के लोग, ताकि वो खरीदें। तो भारतीय उत्पाद महंगे हो गए और कोई कंपटीशन ही नहीं है, इतना महंगा कौन खरीदेगा। तो अंग्रेजों ने ऐसे नियम बनाए जिससे भारतीय माल का नुकसान हो और अंग्रेजों का फायदा हो। फिर आई ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति। तो ब्रिटेन की फैक्ट्रियों में मशीनों से सस्ता माल बनने लगा था, ठीक है, वहाँ पे सस्ता सस्ता माल बनता था। भारतीय कारीगरों का हाथ से बना हुआ माल भाई इतना सस्ता तो नहीं हो सकता था, यहाँ मेहनत लग रही है। तो भारत के बाजार मैनचेस्टर के कपड़ों से भर गए, यानी कि बाहर मैनचेस्टर, इंग्लैंड से बन बन के कपड़े आ रहे हैं और वही चल रहे हैं। सरल शब्दों में सस्ती सस्ती मशीन निर्मित वस्तुएं यहाँ के हस्तशिल्प को और उद्योगों को लगभग खत्म कर चुकी थी, आप मान के चलो। फिर क्या हुआ, पारंपरिक एक संरक्षण मिलता था ना, वो भी पूरी तरीके से वो खत्म हो गया था। यहाँ के राजा महाराजा वो भी भाई इतनी मदद करते थे, वो भी खुद पतन हो गया उनका। कारीगरों को जो राजसी और सामंती जो बड़े बड़े अमीर लोग मदद करते थे वो समर्थन नहीं रहा। तो इससे कारीगरों की भी एक आर्थिक सुरक्षा जो रहती थी ना, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, इतना पैसा तो मिलता रहेगा, तो वो हो गया बिल्कुल बंद। सरल शब्दों में जब बताऊं तो जब राजा और दरबार कमजोर पड़ेंगे ना, तो कारीगरों को सहारा देने वाला कोई बचेगा नहीं। फिर है ब्रिटिश लगान और आर्थिक नीतियां। तो भाई भारी भूमि लगान प्रणालियों के कारण क्या हुआ, कई कारीगरों को खेती करने के लिए मजबूर होना पड़ा। अब वो कारीगरों पे काम बचा नहीं तो वो खेतों में जा रहे हैं। तो अंग्रेजों का ध्यान भारत के कच्चे माल को निकालने पर था, क्योंकि हमारे यहाँ कच्चा माल था बतेरा, तो उनको चाहिए था बस यहाँ का कच्चा माल कैसे भी लूट पाट के हम ले जाएं, ठीक है, यहाँ की फैक्ट्रियों को नहीं आगे बढ़ाना चाहते थे वो। तो भारतीय उद्योगों को कोई सरकारी सहायता भी नहीं दी गई। सरल शब्दों में ब्रिटिश नीतियों ने ना तो कारीगरों को बचाया ना ही उद्योगों को बढ़ावा दिया, उल्टा हमारे यहाँ पे सब नष्ट कर दिया। तो जानबूझकर ये सब किया गया था, क्योंकि वो यहाँ प्रोत्साहन नहीं हतोत्साहन करते थे। ब्रिटिश उद्योग और कारखानों को वो अपना बेनिफिट ज़्यादा बढ़ाना था। भारत को एक औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में बदल दिया, सारा कच्चा माल लूटपाट के ले गए। कपास, जूट, नील जैसा कच्चा माल हमसे बनवाया, उगवाया और तैयार कपड़े आके यहीं हमारे बेच रहे हैं। तो ब्रिटिश आर्थिक नीतियां ही ऐसी थी कि भारत एक उद्योगों वाला नहीं बल्कि कच्चा माल बेचने वाला देश बन के रह गया। अगला टॉपिक है हमारा ब्रह्मो समाज से आप क्या समझते हो। तो देखो ब्रह्मो समाज क्या है, ब्रह्म समाज भी जिसे आप कहते हैं, ये एक धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन था। इसका मेन उद्देश्य था हिंदू समाज में सुधार लाना, एक जीवन को नैतिक बनाना, तर्क वितर्क वाला जीवन ये नहीं है ढोंग आडंबर वगैरह पे चलना है।
तो बेसिकली राजा राम मोहन रॉय ने इसको शुरू किया था, ये आंदोलन को। इनका उद्देश्य था जो अंधविश्वास है, कठोर कर्म कांड है ना, उसको ठीक करना। एक ईश्वरवाद को बढ़ावा देना है, यानी कि एक ही ईश्वर में विश्वास रखो, इतना ज़्यादा देवी देवताओं की पूजा मत करो, इनका कहना था। समाज को सुधारो और महिलाओं की स्थिति को ये सुधारना चाहते थे। तो सरल शब्दों में ब्रह्म समाज एक आंदोलन था जो चाहता था कि लोग तर्क वितर्क करके सोचें, एक अच्छा नैतिक जीवन जिएं, समाज में बराबरी से हर कोई रहे। तो इसकी स्थापना 1828 में कलकत्ता में हुई थी, कोलकाता में। और राजा राम मोहन जो राजा राम मोहन रॉय जी थे, उन्होंने इसको स्टार्ट किया था। पहले इसको ब्रह्म सभा के नाम से जाना जाता था, बाद में यही संस्था ब्रह्म समाज के नाम से फेमस हो गई। तो राजा राम मोहन रॉय को जाना जाता है, उन्होंने जो सामाजिक और धार्मिक सुधार के कार्य किए हैं ना, उनको आधुनिक भारत का जनक भी कहा जाता है। तो ब्रह्म समाज की शुरुआत राजा राम मोहन रॉय जी ने समाज में और धर्म में सुधार लाने के लिए की थी। तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी भाई, आखिर क्या हो रहा था? हमारे समाज में बहुत बुराइयां थी 19वीं सदी के आरंभ में ही। सती प्रथा, जहां एक लड़की को उसके पति के साथ जला दिया जाता था अगर उसके पति की डेथ हुई है। जातिगत भेदभाव बहुत ज़्यादा था, बचपन में विवाह कर दिया जाता था। महिलाओं पर अत्याचार बहुत होता था, उनको दबाया जाता था। अंधविश्वास बहुत ज़्यादा था, कर्म कांड बहुत ज़्यादा थे। मूर्ति पूजा में इतना ज़्यादा मूर्ति पूजा चलती थी। राजा राम मोहन रॉय जी का मानना था असली धर्म वही है जो तर्कसंगत हो और नैतिक हो, ना कि ये मटीरियलिस्टिक चीज़ें। समाज की बुराइयां धर्म का असली रूप नहीं है, बल्कि धर्म की गलत व्याख्याएं और विकृतियां हैं। यानी कि समाज में जो बुराइयां हैं ना, वो हम यहाँ पे धर्म की गलती नहीं है, धर्म को हम समझा गलत रहे हैं लोगों को। तो ब्रह्म समाज की जरूरत इसलिए थी कि हम सुधार करें, अंधविश्वास को खत्म करवाएं। तो ब्रह्म समाज के यहाँ पे कुछ क्या धार्मिक विचार थे, आसान भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो एक ईश्वर में विश्वास। ब्रह्म समाज वालों ने बोला कि बहुदेववादी मत बनो, अलग अलग देवताओं को मत पूजो, मूर्ति पूजा मत करो। एक निराकार भगवान जो हमेशा सभी के लिए एक है, अपने अंदर है, उसकी पूजा करो। यानी कि ईश्वर एक ही है, उसका कोई रूप नहीं है। तर्क वितर्क पे ध्यान दो, ठीक है, नैतिकता के साथ जीवन जियो। अंधविश्वास या जिस बात की कोई मीनिंग ही नहीं है ना, उसको मत मानो। तो जो बात समझ और नैतिकता के खिलाफ हो, उसके अगेंस्ट खड़े हो जाओ। सार्वभौमिकता का मतलब होता है, ब्रह्म समाज ने बोला कि भाई हम उपनिषदों से सीख के आ रहे हैं, हमने और भी धर्म की शिक्षाओं को अच्छे से समझा है, सम्मान किया है। हम चाहते हैं हम एक दूसरे के धर्मों के प्रति सम्मान रखें, दूसरे धर्म के लोगों की रिस्पेक्ट करें। ब्रह्म समाज वाले मानते हैं कि सभी धर्म में अच्छी बातें होती हैं, हमें सभी का सम्मान करना चाहिए। सबसे पहले सती प्रथा का विरोध किया इन्होंने, ठीक है, कड़ा विरोध किया। राजा राम मोहन रॉय जी ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और 1829 में सती प्रथा को कानूनी रूप से बंद कर दिया गया, ठीक है। फिर महिलाओं के अधिकारों के लिए इन्होंने आवाज़ उठाई, समर्थन किया। विधवा लोग जो होती थी उनके पुनर्विवाह के लिए आवाज़ उठाई कि भाई जो विधवा है उसकी दोबारा शादी को लीगल बनाओ, वो कर सकती है, उसको जीवन जीने का अधिकार है दोबारा। बाल विवाह जो होते थे उसको रुकवाया इन्होंने। तो महिलाओं को शिक्षा, सम्मान दिलाना, समान अधिकार दिलाने के लिए बहुत मेहनत करी है भाई इन लोगों ने। जातिगत सुधार, तो ब्रह्म समाज ने भाई जातिगत भेदभाव का भी विरोध किया है कि ये भेदभाव नहीं होने चाहिए जितने भेदभाव हमारे देश में चलते हैं। सामाजिक समानता होनी चाहिए, समाज में हर कोई बराबर रहे। तो ब्रह्म समाज का मानना यही था, सभी मनुष्य बराबर हैं, जाति कुछ भी हो। शिक्षा में सुधार, यानी कि ब्रह्म समाज ने आधुनिक शिक्षा को भी सपोर्ट किया कि ये नहीं वो कह रहे हैं कि गुरुकुल की शिक्षा से आप पढ़ो, वो कह रहे हैं मॉडर्न शिक्षा भी लो भाई, वैज्ञानिक चीज भी सीखो, तर्क संगत सोच को भी बढ़ावा दो। तो ब्रह्म समाज चाहता था कि लोग पढ़े लिखे हों, लोग तर्क करें, अंधविश्वास ना करें। तो राजा राम मोहन रॉय भारतीय समाज सुधार आंदोलन में सबसे बड़े अग्रदूत रहे हैं। उन्होंने संस्कृत, फारसी, अरबी, अंग्रेजी भाषाओं को बहुत अच्छे से पढ़ा। समाज सुधार के विचार फैलाने के लिए उन्होंने अखबार पत्रिकाओं में बहुत कुछ लिखा, स्थापना करी। और सती प्रथा, अंधविश्वास, समाज में जो बुराइयां थी उनके खिलाफ भी काम किया। तो भाई उन्होंने एक तरीके से जो हमारे यहाँ के आध्यात्मिक चीजें थी ना, उसको वेस्टर्न तर्क वितर्क से जोड़ दिया। ये नहीं कह रहे कि बस इंडिया की चीजें पुरानी लेके चलो, वो कह रहे वेस्टर्न भी सीखो, लेकिन एक बैलेंस रखो। एक सुधार आंदोलन इन्होंने चलाया था, एक बहुत बड़े विचारक थे। आगे है द एंग्लो मराठा वॉर। अब आंग्ल मराठा युद्ध समझेंगे कि सॉरी, अंग्रेजों का मराठाओं के साथ क्या युद्ध हुआ था। तो देखो भाई, आंग्ल मराठा युद्ध 3 युद्धों की श्रृंखला थी। 3 युद्ध हुए थे 1775 से 1818, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा। तो मुगल साम्राज्य का पतन हुआ तो मराठा भारत की सबसे बड़ी शक्तिशाली, आप कह सकते हो, राजनीतिक शक्ति बन गया था। अंग्रेज और मराठाओं के बीच
जो लड़ाई थी बेसिकली वो क्यों थी? राजनीतिक प्रभुत्व बनाने की थी, कौन कितना कंट्रोल बनाएगा, क्षेत्र किसके पास ज्यादा होगा। तो इन युद्धों में हुआ क्या, अंत में मराठा राजनीतिक शक्ति का पूर्ण पतन हो गया था। इसके साथ ही भारत में ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित हो गई थी, वो और ज्यादा मजबूत हो गए थे जो अंग्रेज थे। ठीक है, मराठा कौन थे? मराठा बहुत शक्तिशाली राजनीतिक संघ था, एक कन्फेडरेशन था। 18वीं सदी में भारत के बहुत बड़े हिस्से पर इनका कंट्रोल था। तो इसके अंदर मराठा संघ कई शक्तिशाली शासकों को मिलकर बना था। पेशवा जो पुणे के थे, सिंधिया जो ग्वालियर के थे, होलकर जो इंदौर के थे, भोंसले जो नागपुर के थे, गायकवाड़ बड़ौदा के, अलग अलग शासक मिलकर मराठा संघ बनाते थे। तो मराठाओं के नाम मात्र शासक छत्रपति होते थे, वास्तविक जो शक्ति होती थी वो पेशवाओं के हाथ में होती थी जो सारा मामला संभालते थे। सो मराठा क्या था? एक एकीकृत साम्राज्य नहीं था बल्कि एक संघ था जिसमें अलग अलग शासक मिलकर काम करते थे। तो मराठा कई मजबूत नेताओं का एक ग्रुप था जिनका नेतृत्व करने वाला होता था पेशवा, और वे मुगलों के बाद भारत की सबसे बड़ी ताकतवर शक्ति थे, आप मानकर चलिए। अब आप कारण समझो कि ये अंग्रेजों का मराठाओं के साथ युद्ध हुआ तो हुआ क्यों। सबसे पहले अंग्रेज चाहते थे अपना विस्तार करना। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का लक्ष्य था मध्य और पश्चिम भारत पर कंट्रोल बनाना। मराठा संघ का क्षेत्र ब्रिटिश विस्तार के रास्ते में एक बाधा थी। जो मराठाओं का जितना एरिया था अंग्रेज चाहते थे ये सारा हमारे पास आ जाए। तो अंग्रेज भारत के बड़े हिस्से पर कब्जा करना चाहते थे और मराठा शक्ति उनके रास्ते में खड़ी हुई थी। अब हुआ क्या, मराठाओं की आंतरिक कमजोरियां थी कुछ। जो मराठाओं के सरदार होते थे उनमें एकता नहीं होती थी, कभी कभी शासकों के बीच में आपसी राइवलरी झगड़े होते रहते थे, इनका समूह कमजोर हो गया। तो मराठा जो आपस में ही बटे हुए थे, तो इसका कमजोरी का फायदा अंग्रेजों ने उठाया। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठा सरदारों के आपसी विवादों को पूरा फायदा उठाते हुए उनको लड़वाया आपस में। अपनी इन्होंने स्थिति मजबूत कर दी और सहायक संधि प्रणाली को लागू कर दिया। इसमें क्या हुआ, भारतीय शासकों को अपनी सेना हटाकर ब्रिटिश सेना रखनी पड़ेगी, ये संधि करवा दी। इसके बदले शासक अपनी स्वतंत्रता खो बैठेंगे, भाई कोई आज़ादी नहीं रहेगी। तो अंग्रेजों ने युद्ध के साथ साथ चालाकी करी, संधि ऐसी करी कि मराठाओं को वीक कर दिया। सबसे पहला युद्ध हुआ 1775 से 1782, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। ये क्यों हुआ? मराठा पेशवा की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार को लेकर एक लड़ाई हो गई थी, विवाद। रघुनाथ राव ने पेशवा बनने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से सहायता मांगी कि मेरी मदद करो। तो अंग्रेजों ने मराठाओं की इंटरनल मामलों में हस्तक्षेप किया। तो मराठाओं के आपसी झगड़े क्यों हुए? क्योंकि अंग्रेजों ने भाई ये दखलंदाजी करी, ये जो झगड़े चल रहे थे। तो ब्रिटिश सेनाओं और मराठा सरदारों के बीच कई लड़ाइयाँ हुई, कोई भी पक्ष यहाँ निर्णायक रूप से जीता नहीं। तो 1782 में सालबाई की एक संधि हुई। इस संधि के तहत अंग्रेजों ने माधव राय द्वितीय को पेशवा के रूप में स्वीकार कर लिया। दोनों ने बोला भाई 20 वर्षों तक तो कम से कम संधि करते हैं, लड़ेंगे नहीं। तो कोई विजेता नहीं रहा, मराठा शक्ति बनी रही और पूरी तरह कमजोर नहीं हुई। सो पहला आंग मराठा युद्ध जो था एक निर्णायक सफलता नहीं था, बल्कि अभी भी मराठा ताकत में थे। फिर आता है दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805। ये क्यों हुआ भाई? फिर मराठा सरदार आपस में बटे हुए थे, उनकी एकता कमजोर थी। मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय ने 1802 में बेसीन की संधि अंग्रेजों के साथ करी और इस संधि के कारण ब्रिटिश सेना मराठा के क्षेत्र में घुस गई। सरल शब्दों में मराठाओं की आपसी फूट ने क्या करा, एक और स्थिति ऐसी बना दी, लड़ाई हो जाती। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिंधिया और भोंसले के विरुद्ध युद्ध किया और अंग्रेजों ने भाई जीत भी करा। असाई का युद्ध उन्होंने जीत लिया। तो अंग्रेजों ने काफी बड़े मराठा क्षेत्र पर कब्जा कर लिया जीतकर, और मराठाओं की जो शक्ति थी, एकता थी, वो टूट गई। तो मध्य भारत में ब्रिटिश प्रभाव बढ़ गया। तो इसी युद्ध से मराठाओं की शक्ति धीरे धीरे कमजोर हुई और अंग्रेजों का कंट्रोल बढ़ गया। अब होता है तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818। यहां पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मराठा शक्ति को पूरी तरीके से खत्म कर देना चाहती थी। तो मराठों ने क्या करा, ब्रिटिश हस्तक्षेप का विरोध किया और अपनी स्वतंत्रता बचाने की कोशिश करी। तो यहाँ पे युद्ध की घटना क्या थी कि अंग्रेजों ने मराठा शक्तियों को एक एक करके हराया, जो अलग अलग शासक थे, और मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय को निर्णायक रूप से हरा दिया गया। अब परिणाम क्या हुआ, पेशवा शाही का मामला ही उन्होंने खत्म कर दिया पूरा, और मराठा क्षेत्रों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। ठीक है, जो उनके क्षेत्र थे अंग्रेजों ने ले लिए और मराठा राजनीतिक शक्ति का अंत हो गया और अंग्रेज बन गए सबसे टॉप पे एकदम। तो सरल शब्दों में इसी युद्ध के साथ मराठा शासन का अध्याय क्लोज होता है और भारत पर अंग्रेजों का पूरा प्रभुत्व आ गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा वुड्स डिस्पैच। वुड्स डिस्पैच क्या है, आइए देखते हैं। तो वुड्स डिस्पैच 1854 में
ब्रिटिश सरकार द्वारा किया गया एक डॉक्यूमेंट था, जारी किया गया। इसमें हमारी शिक्षा व्यवस्था के लिए एक योजना बनाई गई थी, जिसको अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। बहुत डिटेल में है ये, और इसमें ब्रिटिश शासन में कैसी शिक्षा प्रणाली होती है वो बताया गया। 1854 में ये डॉक्यूमेंट आया। चार्ल्स वुड जो थे, उन्होंने ये पूरा दस्तावेज रेडी किया था, और उस समय बोर्ड ऑफ कंट्रोल के वो अध्यक्ष थे, और ये दस्तावेज भारत के गवर्नर जनरल को भेजा गया। सो वुड डिस्पैच का मतलब यही था, भारत के अंदर कैसे स्कूल की प्रणाली चलेगी, उसका पूरा एक ढांचा, एक योजना कि शिक्षा व्यवस्था कैसे हमारे इंडिया में आगे चलकर आने वाली है। तो 1854 से पहले क्या होता था, नीति स्पष्ट नहीं थी ना। कुछ ब्रिटिश अधिकारी अंग्रेजी और पश्चिमी शिक्षा का समर्थन करते थे, जबकि कुछ अधिकारी कहते थे भारतीय भाषा में ही पढ़ाओ। मतलब एक फिक्स ही एक ढांचा नहीं था, कोई शिक्षा के लिए कोई स्पष्ट प्रशासनिक व्यवस्था या योजना नहीं थी। इसके अलावा भाई ब्रिटिश सरकार को पढ़े लिखे भारतीयों की बहुत जरूरत थी, जो क्लर्क बन के काम करेंगे, टीचर करेंगे, टीचिंग का काम करेंगे, लोअर डिवीजन का काम कर देंगे थोड़ा, है ना। सो ऐसी शिक्षा प्रणाली तो चाहिए होगी जिसमें हम ऐसे लोगों को तैयार कैसे करेंगे जब उनको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए वुड डिस्पैच को ये डॉक्यूमेंट को भेजा गया, ताकि यहाँ सभी को पता चल पाए कि भाई किस तरीके से प्राथमिक शिक्षा से लेकर यूनिवर्सिटी लेवल तक क्या क्या यहाँ पे एक वो ढांचा बनाना है, एक चरणबद्ध तरीके से। तो सबसे पहले इसके दो ही उद्देश्य थे। प्रशासनिक उद्देश्य तो यही था कि वो ऐसे इंडियंस को तैयार करना चाहते थे पढ़ा लिखा कर, जो उन्हीं की मदद करेंगे कल को, ये मैंने आपको बता दिया है, और सरल शब्दों में उनको मिल जाएंगे कम खर्च में पढ़े लिखे भारतीय कर्मचारी। दूसरा था शैक्षिक उद्देश्य। ब्रिटिश शिक्षा का जो इंग्लिश मीडियम है वो हर जगह वो अपना फैलाना चाहते थे। वो क्या चाहते थे कि भाई हर जगह क्या हो, अंग्रेजों का सब कुछ चलता रहे, जितना भी मामला है। और पश्चिमी विज्ञान और वेस्टर्न लिटरेचर, वेस्टर्न साहित्य जो है पूरा, वो वेस्टर्न ही वेस्टर्न पूरे हर जगह फैल जाए, आधुनिक विचार हर जगह पहुंच जाए, ठीक है। यही था इसका, एक व्यवस्थित प्रणाली हो स्कूल की, कॉलेज की, ठीक है। ठीक है भाई, तो ये इसका वुड डिस्पैच का आपको समझ में आ गया होगा कि मामला क्या है। तो इनकी सिफारिश क्या थी, सबसे पहले शिक्षा विभाग बनाओ। हर प्रांत में एक शिक्षा विभाग होगा, इसका काम होगा स्कूल कॉलेज का मैनेजमेंट, इंस्पेक्शन करना समय समय पर, नियम बनाना और पैसे वैसे देना, और करिकुलम यानी कि पाठ्यक्रम तैयार करना। सो शिक्षा व्यवस्था संगठित हो जाएगी, व्यवस्थित हो जाएगी, सरकारी कंट्रोल बढ़ जाएगा। तो संरचना कुछ ऐसी होगी, सबसे पहले प्राथमिक विद्यालय होंगे, बुनियादी शिक्षा मिलेगी, फिर मिडिल स्कूल्स होंगे, प्राथमिक स्कूल के बाद प्राइमरी के बाद बच्चा यहाँ जाएगा, फिर हाई स्कूल होगा जहाँ 11th-12th में वो पढ़ेगा, फिर कॉलेज होगा, हायर एजुकेशन, फिर यूनिवर्सिटीज़ होंगी सबसे टॉप लेवल की। सो पहली बार यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप एक शिक्षा प्रणाली यहाँ पे इंडिया में लॉन्च हुई। सो छात्र एक स्तर से दूसरे स्तर पर क्रम से आगे बढ़ेगा, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, जैसी उसकी नॉलेज होगी। तो इससे क्या होगा कि भाषा नीति का मतलब क्या था, बोला गया प्राथमिक शिक्षा जो होगी ना, वो तो वहीं की प्रांतीय भाषाओं में ही आप पढ़ा दो बच्चे को प्राइमरी लेवल पे। लेकिन जब बच्चा हाई स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाएगा तो सिर्फ इंग्लिश में पढ़ेगा, क्योंकि स्थानीय भाषा में प्राइमरी ज्ञान ले लेगा, और आम लोगों तक बुनियादी शिक्षा तो एटलीस्ट पहुंच ही जाएगी। फिर आगे बढ़ के आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ा दोगे तो वेस्टर्न एजुकेशन, साइंस, लिटरेचर सब आ जाएगा उनको समझ में। सो एक क्लर्क मिल जाएगा उनको, एक भाई उनका काम करने वाला उनको वो नौकर मिल जाएगा। फिर वुड्स डिस्पैच के बाद क्या हुआ, भारत में लंदन विश्वविद्यालय के ही मॉडल पर कई यूनिवर्सिटी खोली गई। कलकत्ता यूनिवर्सिटी, बॉम्बे यूनिवर्सिटी, मद्रास यूनिवर्सिटी, ये खोली गई। सो बेसिकली आज भी अगर आप देखो, ये विश्वविद्यालय आज के आधुनिक विश्वविद्यालयों की तरह पढ़ाई नहीं कराते थे। इनका काम था, यहाँ पे परीक्षाएं आयोजित होती थी, कॉलेजों को यहाँ पे मान्यता दी जाती थी यूनिवर्सिटी से, और भारत में आधुनिक उच्च शिक्षा की औपचारिक शुरुआत जो यूनिवर्सिटी लेवल की वो यहीं से हुई थी। सो विश्वविद्यालय शिक्षण केंद्र नहीं बल्कि परीक्षा और नियंत्रण के स्थान होते थे। यहाँ से यूनिवर्सिटी से सारी एग्जाम को कंडक्ट करवाया जाता था, पूरा कंट्रोल कॉलेजेस का यहाँ से होता था, यूनिवर्सिटी से। अब हमारा अगला जो शॉर्ट नोट है वो स्वामी विवेकानंद जी के ऊपर है, यहाँ से भी आपके पेपर में पूछा जा सकता है। तो 1700 से 1857 का समय जब आप देखोगे तो इसमें बहुत सारे संकट आए इंडिया के ऊपर। सबसे पहले मुगल साम्राज्य का पतन हो गया था, आपको पता है, धीरे धीरे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल इंडिया पे बढ़ता जा रहा था। भारतीय शासकों की शक्तियां एकदम खत्म हो गई थी, और विदेशी शासन के कारण भारत की जो राजनीतिक शक्ति थी वो कमजोर थी, आज़ादी हमारी थी नहीं। आर्थिक रूप से भी हम बहुत ज़्यादा नष्ट हो गए थे भाई, हस्तशिल्प, हमारा उद्योग सब चला गया था, हमने पढ़ा भी है इसमें। किसानों पर भारी कर लगाया जा रहा था, देश में गरीबी थी बहुत ज़्यादा, और भारत की संपत्ति लगातार इंडिया से निकाल निकाल कर कच्चा माल ब्रिटेन पहुंच रहा था।
समाज में बुराइयां थी, कठोर जाति व्यवस्था, छुआछूत, शिक्षा नहीं थी, अंधविश्वास, महिलाओं की स्थिति बहुत कमजोर थी, है ना, लंबा विदेशी शासन जो चला ना, इससे क्या हुआ, भारतीयों का आत्मविश्वास बिल्कुल ही खत्म हो गया, आत्मसम्मान को नुकसान पहुंच गया। अब चाहिए था समाज में कुछ सुधार हो, कुछ लोगों को आध्यात्मिक रूप से जगाया जाए, कुछ नैतिक शक्ति की बहुत जरूरत थी। हमें ऐसे विचारक मिले स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने समाज को एक नई डायरेक्शन दी। सबसे पहले तो बताता हूँ उनकी जन्म वगैरह के बारे में। स्वामी विवेकानंद का जन्म 1863 में, यानी 1857 की क्रांति के थोड़े ही समय बाद हुआ था। तो 1857 के बाद तो उनका जन्म हुआ था, लेकिन उनकी सोच जो थी ना, उनकी आइडियोलॉजी थी 1700 से 1857 के दौरान जो चीज़ें उन्होंने देखी थी, पढ़ी थी पीछे, वो पढ़ के उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी आगे की बनाई थी भाई। सो उनका नाम था, मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त। तो वे ऐसे समाज में पले बड़े थे जो औपनिवेशिक शासन, राजनीतिक पराधीनता और सांस्कृतिक भ्रम से जूझ रहा था। जब उन्होंने अपने आसपास देखा तो उनको यही सब दिख रहा था कि सिर्फ अंग्रेजों ने भाई सब कुछ मेरे देश में तबाह कर रखा है, हमारे यहाँ पे राजनीतिक रूप से हमारा कोई कंट्रोल है नहीं, सांस्कृतिक रूप से हमारा समाज भटका हुआ है। तो उन्होंने पश्चिमी शिक्षा प्रणाली के तहत पूरी स्टडी करी थी, दर्शन शास्त्र, विज्ञान, तर्कशास्त्र सब उन्होंने पढ़ा था। तो उनमें तर्कशील, प्रश्न करने वाली और वैज्ञानिक सोच थी। वो सवाल उठाते थे, अंधविश्वास पर नहीं चला करते थे भाई, जो स्वामी विवेकानंद जी थे। तो पश्चिमी शिक्षा के साथ साथ उन्होंने भारतीय धार्मिक ग्रंथों को पढ़ा, खासकर उपनिषद और वेदांत को उन्होंने पढ़ा अच्छे से। उनका जीवन पूरी तरह बदल गया जब उनकी मुलाकात हुई रामकृष्ण परमहंस से। गुरु थे भाई, अपने गुरु से उन्होंने सीखा कि सभी धर्म एक ही सत्य की ओर ले जाते हैं और मानव सेना ही सबसे बड़ा धर्म है और ईश्वर की सच्ची पूजा है। मनुष्य की सेवा करो, आपको ईश्वर खुद, आप समझ लो ईश्वर की पूजा हो गई। तो ये भारतीय पुनर्जागरण एक सांस्कृतिक और बौद्धिक जागरण था। लोगों को सांस्कृतिक रूप से जगाना, बौद्धिक रूप से उनको आगे बढ़ाना का काम जो था, ये इन्होंने किया था। कई भारतीयों को तो ये महसूस होने लगा था कि उनका धर्म और संस्कृति ही बहुत बेकार है, अंग्रेज ही अंग्रेज बढ़िया है। तो स्वामी विवेकानंद ने बोला आप बहुत गलत सोच रहे हो। उनका मानना था भारत का पतन धर्म के कारण नहीं हुआ, बल्कि हम जो है ना धर्म को समझ नहीं रहे सही से, हम धर्म की एक्सप्लेनेशन ही गलत दे रहे हैं। तो उन्होंने हिंदू धर्म को आधुनिक, थोड़ा वैज्ञानिक और सभी के लिए एक इक्वल बनाया। उन्होंने अंधविश्वास को, जो अंधे कर्म कांड कर रहे हैं, हम गलत डायरेक्शन में चल रहे हैं, उसको अस्वीकार कर दिया। तो इन्होंने बोला वेदांत को शक्ति, समानता और कर्म का दर्शन बताया। इन्होंने बोला वेदांत पढ़ो, लोगों को बोला पढ़ो, हमारी पुरानी संस्कृति पे आपको दोबारा गर्व होगा। तो औपनिवेशिक काल जितना भी रहा उसमें भारतीयों का जो आत्मविश्वास और आत्मसम्मान था वो बहुत वीक हो गया था। तो स्वामी विवेकानंद ने इन टूटे हुए जो आत्मविश्वास को वापस से ठीक करने में बहुत अहम भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि देखो, देश को दोबारा बनाना है तो समाज सुधार बहुत जरूरी है। तो उन्होंने जाति भेदभाव, छुआछूत की आलोचना करी। वो कहते थे कि भाई प्रगति नहीं हो पाएगी इस तरीके से, बाधा है ये सबसे बड़ी अगर हम समाज को नहीं सुधारेंगे। महिलाओं को, गरीबों को शिक्षा दो, ये उन्होंने बोला। और उनका मानना था कोई भी देश तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक उसकी आधी आबादी उपेक्षित रहे, यानी कि महिलाओं को ही आप इग्नोर कर रहे हो, है ना, आधी आबादी। तो कुछ सुधारक तो सिर्फ रीति रिवाज और कानूनों पर ध्यान देते हैं, लेकिन स्वामी विवेकानंद ने बोला अपना कैरेक्टर सही करो, ठीक है, ये वेदांत जो पढ़ रहे हो ना इसको व्यवहार में लाओ। तो प्रैक्टिकल वेदांत का क्या अर्थ होता है कि धर्म केवल मंदिर और पुस्तकों तक नहीं होना चाहिए। आप अगर धर्म को पढ़ रहे हो तो आप भूखों की सेवा करो, गरीबों की मदद करो, जो पीड़ित लोग हैं, शोषित लोग हैं, उनका सहारा बनो। तो यही है भाई, ये सोच आई, सामाजिक जो कमजोरियां थी जो उसको उन्होंने ठीक करने की कोशिश करी। हालांकि स्वामी विवेकानंद प्रत्यक्ष रूप से कोई राजनीति में नहीं थे, उनके विचारों से बहुत लोग जागृत हुए, देशभक्ति की भावना लोगों में जागृत हुई। तो उन्होंने भारतीयों, खासकर युवाओं को कहा खुद पर विश्वास करो, अपने देश पर गर्व करो। उनका मानना था डर, फूट और हीन की भावना रहते कोई देश कभी आजाद नहीं हो पाएगा, डरो मत किसी से, निडर रहो, एकता के साथ रहो, आत्मसम्मान के बिना आपको आजादी नहीं मिलने वाली। स्वामी विवेकानंद ने बताया हमारा कितना गौरवशाली अतीत है भाई, आध्यात्मिक शक्ति इतनी हमारे देश से विकसित हुई है, समाज सुधार की भावना रखो यार, धीरे 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 जब ये सब होगा ना तो हमारा राष्ट्र की चेतना ही बदल गई है ना। तो स्वतंत्रता आंदोलन के कई प्रमुख नेताओं ने विवेकानंद जी के विचारों से, आज भी कई लोग इनके विचारों से प्रेरित हैं। उनका संदेश था भाई भारतीयों को औपनिवेशिक शासन से, जो फूट और विभाजन से ऊपर उठाना। अंग्रेज लड़वाते थे, स्वामी विवेकानंद कहते थे लड़ो मत, आपस में मिलजुल कर रहो। तो उन्होंने राष्ट्रीय एकता के लिए काम करने के लिए सबको बोला। डेरोजियो और यंग बंगाल आंदोलन, छोटा सा शॉर्ट नोट इसके ऊपर भी आ सकता है, यंग बंगाल पे।
तो इसमें क्या है, हेनरी लुई विवियन डेरोजियो जो 19वीं सदी के एक बहुत ही ज़्यादा प्रगतिशील शिक्षक थे, अच्छे टीचर थे, एक विचारक भी थे, थिंकर भी थे। वे कलकत्ता के हिंदू कॉलेज में अध्यापक थे और भाई उन्होंने वहाँ पे युवाओं को बोला कि थोड़ा तर्क वितर्क के साथ सोचो, थोड़े विचार खुले रखो, समाज सुधार के लिए लोगों को मोटिवेट किया युवाओं को। तो उनके विचारों से प्रेरित होकर युवाओं ने क्या करा, एक समूह बनाया, यंग बंगाल आंदोलन उन्होंने शुरू कर दिया एक समूह ने। तो यंग बंगाल में सारे यंग लोग थे, वो युवा इकट्ठा होकर क्या करते हैं, अंधविश्वास, जातिगत भेदभाव, समाज की कुरीतियों का विरोध करने लगे। तर्क उन्होंने रखे भाई, विज्ञान की बातें करी, साइंटिफिक रीजन पूछे, भाई सती कर रहे हो, जला रहे हो तो जला क्यों रहे हो, और अपने खुले विचार लोगों के आगे रखे। महिलाओं की शिक्षा के लिए आवाज उठाई, समाज में समानता हो इसके लिए आवाज उठाई, जो परंपरागत रीति रिवाजों की आलोचना करी, जो कुछ रीति रिवाज चले आ रहे थे, ऊंच नीच, भेदभाव, ये सब। तो भले ही जनसाधारण तक इतना प्रभाव ना पड़ा हो, लेकिन फिर भी भारत के युवाओं ने थोड़ी सोच अपनी आधुनिक जरूर कर ली थी भाई, इससे बौद्धिक रूप से जागृत हो गए थे हमारे यहाँ के युवा। तो ये आपके शॉर्ट नोट्स थे जो आ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है, चैनल लाइक करें, शेयर करें वीडियो को, चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।